सुनते ही बच्चे कांप जाते हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही पेरेंट्स बदल जाते हैं, अलग से बच्चे को टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? कुछ तो सीख अपने भाई से। बेअकल हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। क्या आपने बच्चे को पूछा कि बच्चे आपको करना क्या है? कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। यही कुछ लूप होल्स हैं पेरेंट्स के। यहाँ से शुरुआत होती है स्ट्रेस की। कोटा की अगर मैं आपको बात कहूं, न जाने कितने सुसाइड्स अटेम्प्ट हो रहे हैं। 2019 के एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी थी इस साल में। ऑन एवरेज हर घंटे एक स्टूडेंट आत्महत्या करता है देश में। इसके कूद जाओ, लटक जाओ, भाग जाओ, वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। लेकिन एक बच्चा भी, अगर एक बच्चे की जिंदगी में भी आग लग जाएगी ये वीडियो देख के, तो मेरे लिए काफी ज्यादा जो है सौभाग्य की बात है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्पेशली पेरेंट्स। आज मैं इन 3 लोगों को संबोधित क्यों कर रहा हूं? एक्चुअल में टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस टॉपिक को इतनी संगीनता से ले रहे हैं, ये देख के मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। एक्चुअल में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट लाए, टीचर भी चाहता है कि उनका स्टूडेंट जो है वो अच्छा रिजल्ट लाए, लेकिन बच्चे से स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लमें बच्चे को आ रही हैं, उनके बारे में कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा। मैं ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा काम, सबसे ज्यादा बिजी तो अभी वही होंगे, वो टाइम निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लगभग 7वां एपिसोड है। 7 सालों से कंटिन्यूटी में हर साल प्रधानमंत्री जो है एक सेशन ले रहे हैं और बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। किसके ऊपर? परीक्षा पे चर्चा। एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चे कांप जाते हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही पेरेंट्स बदल जाते हैं, अलग से बच्चे को टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम का नाम कहते ही टीचर टेस्ट पे टेस्ट, ये सारा स्ट्रेस बच्चों के ऊपर जो है थोपा जा रहा है। और ये जो टॉपिक है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आप देख सकते हो हाल ही में कोटा की अगर मैं आपको बात कहूं, न जाने कितने सुसाइड्स अटेम्प्ट हो रहे हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप की आंखों का तारा, उसे काफी ज्यादा लाड प्यार किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है और एजुकेशन लेने जा रहा है और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लास्ट पे वो बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो ये टॉपिक जो है, ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल संज्ञान ले रहे हैं और हर साल ले रहे हैं। और इस बार का सेशन जो हुआ, वो सेशन मैंने पूरा देखा और लगभग पूरा सेशन देखने के बाद मेरे को कुछ ऐसे थॉट्स से, मेरे अंदर कुछ ऐसे थॉट जनरेट हुए कि मुझे अपने कुछ थॉट्स शेयर करने हैं। वो टीचर्स के लिए भी हैं, वो पेरेंट्स के लिए भी हैं, और वो प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए भी हैं। तो ये जो वीडियो है, ये पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। अगर आप अभी तक इस सेशन में रुके हुए हो तो मैं मान सकता हूं कि आप एक कंसर्न टीचर हो, पेरेंट हो, स्टूडेंट हो। देखो यार, आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं ना, अगर देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे बोल रहे हैं और एक पूरा सेशन ले रहे हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक है जिसके ऊपर कोई खास बात नहीं कर रहा है। अब ये जो सेशन है, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। ये जो चीज है, ये आज नहीं हो रही, 2018 से हो रही है, 18 से हो रही है। और कब तक हुई है? अभी भी, मतलब रिसेंट हुई है, 2024 में हुई। 7 एपिसोड हो गए। लेकिन अगर इन 7 सालों में ये सब चल रहा है तो सुसाइड कितने रुके? सुसाइड तो तब भी हो रहे हैं, है ना। पीएम इसके ऊपर सेशन ले रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी पेरेंट्स जो हैं वो सही कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट सही तरह से चल रहे हैं? क्या टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं? तो अभी भी हमको सोचना पड़ेगा। तो ये पूरा इंटरेक्शन देखने के बाद मेरे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स जनरेट हुए कि जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को पूरा एक क्लास की तरह देखें, जिससे कि आपको मैं रियलिटी से अवगत कराऊंगा। आज मैं पेरेंट्स से कुछ अपील करना चाहता हूं, मैं टीचर्स को कुछ चीजें कहना चाहता हूं, और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कुछ मैसेजेस देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स को तो मैं एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दूंगा। वीडियो के जैसे ही सेशन एंड होने वाला होगा, एक प्यारी सी आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे आप अगर डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपको कोई चीजें बुरी लगती है, आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बेटा घबराओ मत। एक ऐसी की आपको देने वाला हूं कि उस कहानी को जैसे ही आप रिमाइंड करोगे अपने ब्रेन में, तो सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें छूमंतर हो जाएंगी। एक ऐसी की आपको देने वाला हूं। तो मुझे पूरा यकीन है, पेरेंट चाहे देखें ना देखें, टीचर देखे ना देखे, लेकिन स्टूडेंट जरूर इसको एंड तक देखेगा।
तो चलो बात आगे शुरू करते हैं। अब इसमें देखो कि ऑब्जेक्टिव पहले मैं बता दूं कि जो पीएम ने पूरा सेशन लिया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था बेटा, ट्रांसफॉर्म करना स्ट्रेस को सक्सेस में। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कि एक मंच उन्हें मिला हुआ था जहां पे वो अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली पीएम से पूछ रहे थे। और वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो उसी टाइम पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं चीजों को। तो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। और नेक्स्ट जो चीज थी, मेन इसका कंसर्न क्या था, मेन था क्या, मतलब मॉरल क्या है, पूरा मॉरल ये है कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाना है। मतलब डर का माहौल तो है, तभी तो पीएम इस पे संज्ञान ले रहे हैं। डर का माहौल है। किसके लिए डर का माहौल है? बच्चों के लिए डर का माहौल है। एग्जाम, मैंने कहा ना, एग्जाम सुनते ही मतलब थर-थर कांपना स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डर का माहौल तो है। अब इसमें इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई। किनके बीच में बातचीत हुई? बच्चों की बातचीत हुई पीएम सर के साथ, टीचर्स की बातचीत हुई, पेरेंट्स की बातचीत हुई। उनके कुछ क्वेश्चन थे और प्रधानमंत्री जी के कुछ सजेशंस थे, सॉल्यूशंस थे और बहुत ही प्यारे आंसर्स थे। तो ये पूरा इंटरेक्शन मैंने देखा और पूरा इंटरेक्शन देखने के बाद कुछ ऐसी चीजें मुझे लगी कि मुझे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स मैंने जो बच्चों की सुनी, तो वो प्रॉब्लम्स वो भी, और जो हम खुद बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स है, टीचर्स आपस, कोलीग्स, हम जब आपस में बातें करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मुझे लगा कि मुझे आपको बोलना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन जो लड़ाई है, वो मेन लड़ाई किसकी है बेटा? वो है स्ट्रेस की और सक्सेस की। आपको क्या कहा जा रहा है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। घर वाले यही कह रहे हैं कि तुझे किताबें भी दे दी, तुझे हर चीज मैंने दे दी, ट्यूशन भी दे दी, हर चीज, हर पैसा आपके ऊपर लगा दिया, हमको रिजल्ट चाहिए। आप एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको? आपको तो रिजल्ट चाहिए, लेकिन आपने बच्चे को क्या दिया? किताबें भी दी, हर चीज दे दी, साथ में आपने उसको स्ट्रेस दे दिया। आपने उसकी काउंसलिंग नहीं की। क्या आपने बच्चे को पूछा कि बच्चे आपको करना क्या है? तो यही कुछ लूप होल्स हैं पेरेंट्स के। यहां से शुरुआत होती है स्ट्रेस की, यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से बीज जो है बोया जाता है। कंपैरिजन शुरुआत करता है, फलाने का बच्चा ये कर गया, तुमने क्या किया। तो यहीं से शुरुआत हो रही है सारी चीजों की। तो सबसे पहला ये जो सेशन है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करूंगा, स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे वो स्ट्रेस से बचें और कैसे बच्चे, देखो एग्जाम आने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 7 टिप्स मैं आपको दूंगा। ये 7 चीजें आप जैसे ही अपनी लाइफ में इन 7 चीजों को इंट्रोड्यूस करोगे, आप खुद देखोगे कि आपका रिजल्ट जो है इनहांस हो गया। आपकी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके टीचर के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो क्या है वो 7 टिप्स स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी चीज, टीचर्स के लिए कुछ मैसेज है और पेरेंट्स को तो रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स जो उनके लिए मैं चीज बोलूंगा वो जरूर वो सुने। वो रिक्वेस्ट है मेरी, वो मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, वो बच्चों की रिक्वेस्ट है। वो बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बच्चों के कुछ कंसर्न है जो आपसे वो बोल नहीं पाते डायरेक्टली। तो मैं उन बच्चों का आज वकील बनके जो है रिप्रेजेंट हो रहा हूं पेरेंट्स के सामने। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स से। बच्चे, आप इस सेशन को देख रहे हो, बेटा आप क्या करो कि नोटबुक ले लो, पेन ले लो और जो मैं चीजें आपको बोलूंगा ये आप नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम वॉरियर्स की, जो कि हमारे पीएम सर ने बच्चों को एग्जाम वॉरियर का टैग दिया है कि तुम योद्धा हो। और योद्धा कभी डिप्रेस नहीं होते। योद्धा जो है वो स्ट्रेस में नहीं होते। स्ट्रेस में युद्ध लड़ोगे तो कैसे जीतोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, आपको क्या नोट करना है? इफेक्टिव प्लानिंग। देखो आप प्लानिंग बहुत ज्यादा कर लेते हो, बहुत प्लानिंग कर लेते हो, लेकिन अचीव नहीं हो पाता ना। रीजन क्या है? रीजन है बेटा, आपने प्लानिंग तो की लेकिन वो इफेक्टिव नहीं की। तो इफेक्टिव प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो बेटा, ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इफेक्टिव प्लानिंग में क्या है? इफेक्टिव प्लानिंग में सबसे पहले आता है सेट रियलिस्टिक गोल। आप जो गोल ले रहे हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे ही आपने आनंद फानंद में जोश में आके, मेरा दोस्त आज 12 घंटे पढ़ रहा था, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, ये होगा? नहीं होगा। कैपेसिटी देखनी है बेटा, आपकी कैपेसिटी कितनी है। और एकदम से आप 16 घंटे पे जंप नहीं कर सकते हो। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एटॉमिक हैबिट्स, धीरे धीरे आप चीजों को एड ऑन करोगे तब जाके हो पाएगा। याद करो वो दिन जब आपने साइकिल चलाया था पहली बार, तो क्या आपने पहली बार में बैलेंस बना लिया था? नहीं ना, टाइम लगा था। लेकिन आज तो एक हाथ छोड़ के क्या 2 हाथ छोड़ के चला रहे हो, तो प्रैक्टिस ने आपको परफेक्ट किया ना। तो वैसे ही स्टडीज में भी है। तो सबसे पहले आपको सेट करने हैं रियलिस्टिक गोल जो आप अचीव कर पाओ।
अगर आप रोज सुबह 8 बजे जाग रहे हो तो आपने जल्दी जागना है, तो 7 बजे से शुरुआत करो, 1 घंटा पीछे, फिर 10-10 मिनट करके फिर 4 बजे भी पहुंच जाओगे। लेकिन एकदम से 4 बजे आओगे तो नहीं हो पाएगा। वहीं से तो एंजाइटी वहीं से पैदा होती है। एंजाइटी क्या है? जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, उसी को तो एंजाइटी कहते हैं। क्लियर? दूसरी चीज है, प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को, अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो कि पहले मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है। प्रायोरिटाइज करो। सबसे पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस में ज्यादा पोर्शन का क्या आ रहा है तो उसको प्रायोरिटाइज करो। क्लियर? नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन मैं मानता हूं स्टूडेंट का। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। आपको जोश आ गया कि मुझे पढ़ना है, मैंने पढ़ने बैठना है, सर अब बहुत हो गया, मुझे मार्क्स लाने हैं। मैं क्या कर रहा हूं? एक पेज ले रहा हूं, उसके टाइम टेबल लिख रहा हूं। तो टाइम टेबल लिखते टाइम में क्या कर रहा हूं कि अब मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट में इतनी देर से इतने बजे, सुबह मैंने 4 बजे जागना, ये वो। जोश हो गया, आपने लिख लिया, अब आप सो गए। जिस जोश से आप सोए थे, अब सुबह अलार्म बजा, वो अलार्म आपको सुनाई नहीं दिया, और मान के चलो 4 बजे आपने उठने को कहा था और आप 6 बजे जगे। 6 बजे जग के आपने क्या किया? आपका मूड ऑफ हो गया। मैंने तो 4 बजे सोचा था जागने का, 4 से 5 में अपना फ्रेश हो जाता, और 5 से 6 मैंने फिजिक्स पढ़नी थी। ठीक है बेटा, 5 से 6 अगर आपने फिजिक्स पढ़नी थी तो फिजिक्स मिस हुई ना। 6 बजे के बाद तो आप दिन को शुरू कर सकते थे, जो बाकी आपने टाइम टेबल सोचा था उसको अप्लाई तो कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? नहीं, आज का दिन तो गया, अब कल से देखेंगे। ये जो कल से देखने वाली बीमारी है, इसी का नाम प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो अगर आप थोड़ा लेट जगते हो तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप उस दिन को तभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपका क्या था? इफेक्टिव प्लानिंग। अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड की क्या दे रहा हूं मैं आपको? सेकंड की आपको मैं दे रहा हूं बेटा हेल्दी लाइफस्टाइल। आपने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा? स्लीप। आप कह रहे हो कि सर यहां से तो एग्जाम आ रहे हैं, आप कह रहे हो सोना। बिल्कुल जरूरी है। आप जो बिस्तर में जा रहे हो और फोन यूज कर रहे हो, रीलें देख रहे हो, सो नहीं रहे हो। इफेक्टिव स्लीप, आपको पता है स्लीप बहुत जरूरी है बेटा। देखो, आप फोन जो यूज करते हो ना, वो फोन आप कंटिन्यूटी में यूज करो। कब तक कर पाओगे? 6 घंटा 8 घंटा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। फिर आप उसको क्या करोगे? चार्ज करोगे। सेम ब्रेन, बॉडी, इसको क्या चाहिए? रेस्ट। रेस्ट में ये क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। आप इसको चार्ज होने ही नहीं दे रहे हो, बार बार यूज किए जा रहे हो, तो कहां से एफिशिएंसी आएगी? क्लियर? तो आपको स्लीप प्रॉपर अमाउंट में लेनी है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है। आपने ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, 40-45 मिनट आप मान के चलो, 40 to 45 मिनट्स जो है बेटा, आप जनरल वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज करो। क्लियर? और थर्ड की क्या है बेटा? थर्ड की है आपकी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। आपको इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या आता है बेटा? देखो आजकल क्या हो गया ना, आईपैड्स आ गए हैं और इतने गैजेट्स आ गए हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? लिखना छोड़ रहे हैं। आपको पेपर पेन मेथड का यूज करना है, क्योंकि अभी हमारा जो इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ कि आपको मतलब गैजेट्स पे ही आपके एग्जाम होंगे। पेपर पेन पे आपको पेपर देना बेटा। आपको जो एग्जाम देना है वो पेपर पे लिख के देना है। तो आप जो चीज याद कर रहे हो, जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसको पेज पे लिखो। क्वेश्चन आपने एक बार रीड कर लिया, मेमोराइज कर लिया, अब उसको जबानी लिखने की कोशिश करनी है आपने। तो एक्टिव लर्निंग मेथड लगाना है। ठीक है? दूसरी चीज क्या है बेटा? माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप बहुत जरूरी है। माइंड मैप्स को कभी अवॉइड मत करो। नेक्स्ट है बेटा समराइजेशन। जो आपने पढ़ लिया, एक बार मैंने कोई चीज पढ़ ली, अब पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा? पूरे को समराइज करूंगा। जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी में चैप्टर लिखा होता है, लास्ट पे समरी होती है, बच्चे उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समरी को पढ़ो। आपको लगेगा कि हाँ समरी पढ़ के ना मुझे पूरे लूप होल्स पता चले और बहुत मजा आ गया पढ़ने में। वैसे ही समराइज करना है आपने, जो आपने पढ़ा उसको समराइज करो। तो समराइजेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज है बेटा क्विज योरसेल्फ। क्विज योरसेल्फ का मतलब है ऐसे खाली बैठा हूं मैं, खाली बैठा हूं तो मैंने आज मान के चलो कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, मेरे पास पेन है, पेपर है, फोन, कुछ नहीं, मैंने आंखें बंद की और खुद से खुद सवाल पूछो कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्या क्या था उसमें, और उसको रिवाइज और रिकॉल करो बिना किसी बुक के, बिना किसी कॉपी के। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाओगे बेटा, आपकी कॉपी बुक आपके साथ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग साथ होगा। तो ये क्विज वाली जो टेक्निक है ये जरूर फॉलो करो। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन जो है मैं कहता हूं कि 50% 50 नहीं 70% सक्सेस का रीजन है रिवीजन। आपको रिवाइज करना है चीजों को। आपने 10 किताबें पढ़ ली, कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
एक किताब को आपने 10 बार पढ़ लिया बेटा, वो महत्वपूर्ण है, वो आपको मास्टरी करवा देगा उस सब्जेक्ट की। तो आपको बार बार रिवाइज करना है चीजों को, रिकॉल करना है चीजों को। क्लियर। और नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, रिवार्ड सिस्टम। रिवार्ड सिस्टम ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत इफेक्टिव है। रिवार्ड सिस्टम में क्या करना है, रिवार्ड सिस्टम में मान के चलो कि मैंने 7 दिन का टारगेट लिया कि 7 दिन में मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट करना है मैंने, तो मैंने वो जब कंप्लीट कर दिया तो अब मैं अपने आप को रिवार्ड दूंगा, है ना। कुछ अपनी जो फेवरेट चीज खाने की थी वहां जाके खा लिया या कुछ भी कर लिया। मैं खुद भी ये अप्लाई करता था और बहुत मजा आता है, टारगेट खुद से खुद को देना और बाद में रिवार्ड देना। इससे क्या होता है कि हम सेल्फ मोटिवेट रह रहे हैं। उम्मीदें मत रखो ज्यादा किसी से भी बेटा, किसी से उम्मीदें मत रखो। आज जो रिश्तेदार आपको ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं ना, जब तुम बहुत बढ़िया बन जाओगे ना, उस जगह पे पहुंच जाओगे ना, तो वही रिश्तेदार कहेंगे कि इसके पैदा होते ही हमने देख ली थी, इसके माथे पे एक लकीर थी और तभी हमें लग गया था कि ये कुछ कर लेगा। बाद में ऐसा ही होता है, सब तुम्हारे सगे हो जाएंगे, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल आदमी के सबसे ज्यादा रिश्तेदार हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो की है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेटा टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल में हम बहुत ज्यादा लाइफ खराब करते हैं। ये आप देखो, आपने हमेशा हर क्लास में टाइम टेबल बना रखा होगा और वो कभी फॉलो नहीं हुआ है, तो इसलिए टाइम टेबल के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा। मैं सिंपल सी चीज आपको क्या बोलूंगा, आपने अवॉइड करना है ओवर कमिटिंग को। जितना होगा उतना ही करो यार, ठीक है। ये ज्यादा कमिटमेंट मत कर लो कि आपने इतने घंटे पढ़ लूंगा, वो मत करो। ओवर कमिटमेंट मत करो, क्लियर। टारगेट लो और उसको खत्म करो। अब कितने समय में हो रहा है वो तुम्हारी अब जिम्मेवारी है, तुम खुद देख लो, तुम खुद अपने हिसाब से उसको मैनेज करो। नेक्स्ट चीज है बेटा, एलिमिनेट करना है प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन मैं बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में सबसे जो दुश्मन है सबसे बड़ा वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे चीजों को, आप फिर से चीजों को आगे टाल दोगे, नहीं अब कल करेंगे, परसों से करेंगे, प्लान बनाएंगे। और बहुत सारे जो है यूट्यूब पे आप देखोगे कि 4 दिन में इस चैप्टर को कैसे करें, 1 शॉट हो गया, ये हो गया। मत फंसो बेटा। हार्डवर्क इज द की। हार्डवर्क के बाद आता है स्मार्ट वर्क। आप डायरेक्टली स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, पहले हार्डवर्क होगा, उसके बाद। पहले कीपैड वाले फोन आए थे, फिर टच वाले आए, डायरेक्ट टच नहीं आता बेटा। तो पहले हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर स्मार्ट वर्क के वर्क पे आप जाओगे, क्लियर। दूसरी चीज क्या है बेटा, नेक्स्ट चीज है बेटा पॉजिटिव माइंडसेट। सबसे ज्यादा जरूरी चीज पॉजिटिव माइंडसेट के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा। मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे रूम में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था APJ अब्दुल कलाम सर का, और उनकी ये 5 लाइनें रोज सुबह उठ के मैं चिल्ला के बोलता था और मैं जागते ही मोटिवेट हो जाता था। तो ये 5 जो उनकी लाइनें हैं वो आपको भी मोटिवेट करेंगे। सबसे पहले क्या बोलना है आपने जब सुबह आप जागे, सबसे पहला होगा आई एम द बेस्ट। नेक्स्ट क्या होगा, आई एम अ विनर। उसके बाद क्या होगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट क्या होगा, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। और लास्ट लाइन क्या होगी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। अब मेरे साथ ये लाइनें दोहराओ और देखो अभी आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आएंगे और कैसे आप मोटिवेट हो जाओगे। मॉर्निंग में जागते अगर आप बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूं, मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं, और आप कह रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं, फिर आप कह रहे हो कि आज का दिन जो है वो मेरा है और भगवान तो हमेशा मेरे साथ है ही, अब चिंता किस चीज की, कहां गया आपका स्ट्रेस, गायब हो गया ना। तो ये चीज आपने रोज करनी है। नेक्स्ट थिंग है बेटा सीक सपोर्ट। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइसोलेशन। बच्चे क्या करते हैं, आज आइसोलेट हो जाते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं बेटा। कमरे में बंद होके फ्रेंड सर्कल उन्होंने खत्म कर दिया है, वो टीचर से ज्यादा बात नहीं कर रहे, मेंटर्स खत्म कर दिए बनाने, मेंटर से बात नहीं कर रहे, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे, अकेले रह के पढ़ रहे हैं। वहां से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। अब जितना हो सके जब आपको प्रॉब्लम होती है बेटा, पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, मेंटर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, लेकिन बात करो, शेयर करो, सीक हेल्प, ठीक है। जब आपको जरूरत है मदद की तो मदद लो। सब मदद लेते हैं भाई, सब मदद लेते हैं। तो आप कोई मतलब बहुत बड़े नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जरूरत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेंटर्स की हेल्प लेनी है, टीचर्स की हेल्प लेनी है, फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, क्लियर। कोई हेल्प नहीं कर रहा, कमेंट करना है, मैं कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैनेज एक्सपेक्टेशंस। इसमें मैंने सिंपली लिखा है कोई बात नहीं, ये मूल मंत्र में दे रहा हूं आपको, कोई बात नहीं। ये चीज आज से याद कर लो। मेरे से उसने अच्छे से बात नहीं की, कोई बात नहीं, है ना। मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। मेरे को जो चीजें चाहिए थी वो मुझे घर वाले नहीं दिला रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा मंत्र है, बन जाओगे जब जिस लायक, खुद से ले लेना, सारी चीजें खुद पूरी करना अपनी। मैं आपको बता रहा हूं, एक सक्सेसफुल आप कब बनोगे,
आप मॉल में कुछ खरीदने जा रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस टैग देखते हैं कि कितने की चीज है, फिर खरीदेंगे, फिर पसंद करेंगे। बेटा नहीं, चीज आपको पसंद है, अब वो कितने की है वो मैटर नहीं करता, इस लायक आप बन जाओ। तो उसके लिए आपको पहला एक मंत्र करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं दिला रहे, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, तो कोई बात नहीं। फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे हैं, उसके इतने नंबर आ गए, इसका इतना हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, देख लेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें बेटा स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये 7 पॉइंट्स लिखे होंगे। मुझे मैटर नहीं करता कि आपने लिखे या नहीं लिखे। एक बच्चा भी, अगर एक बच्चे की जिंदगी में भी आग लग जाएगी ये वीडियो देख के, तो मेरे लिए काफी ज्यादा जो है सौभाग्य की बात है। क्लियर? आगे अब हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स का जो था, आपकी जो क्लास थी बच्चे, वो कंप्लीट हो गई। अब बात क्या, बेसिकली मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से। आपका जो सेशन है वो पेरेंट्स का सेशन है, तो मैं पेरेंट्स से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो माय डियर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। ये जो चीजें आपके सामने आपको दिख रही हैं, ये आप में से ही, मतलब आप ही के बच्चे हैं जिन्होंने ये चीजें मुझसे शेयर की हैं, जो आपसे वो नहीं बोल पाते। आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, एक्टिव लिसनिंग। बच्चे की बात कौन सुन रहा है? टीचर से वो बात करता है तो टीचर से उससे ढंग से बात नहीं करता। पेरेंट्स को जब वो अपने गोल्स के बारे में बता रहा है, अपनी हॉबीज के बारे में बता रहा है, आप कितने एक्टिवली बच्चे की बातें सुन रहे हो? आप उसको मुंह पे कहते हो तो बच्चा है, तुझे पता नहीं है। आपको लगता है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे इस चीज का क्या फर्क पड़ता होगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बच्चा जो है सबसे पहले जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले अपनी मदर से इंटरेक्ट हुआ, फादर से इंटरेक्ट हुआ, उसके बाद बाकी दुनिया उसके लिए है। तो सबसे पहली मोटिवेशन जो है वो उसके माता पिता हैं। और वो जब अपने थॉट्स अपने माँ बाप के साथ शेयर कर रहा है, बात कर रहा है, वो उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि तेरी फालतू की बातें हैं, उसे कैसा लगता होगा? सबसे पहले जब आप अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हो, एक हेल्दी टॉक कीजिए, आप उनकी हॉबीज को जानिए, अपने बच्चे के साथ इस तरह से बात कीजिए, इस तरह से उसके साथ रिलेशन बनाइए कि वो अपनी हर एक चीज आपको बताए, वो आपको बताने से डरे ना। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरा मैं हेडलाइन आपको बता देता हूं, एनकरेज और प्रेज। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, जब बच्चा कोई गलती करता है, कोई भी प्रॉब्लम वो करेगा, मार्क्स कम आ गए या कुछ शैतानी कर दी, जब आप उसको सुनाना शुरू कर रहे हो, आप उसको कितना सुना रहे हो, कितना मार रहे हो या डांट रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, आप उसको कितना टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन अगर सेम टाइम उसने कुछ अच्छा किया हो, थोड़े ग्रेड अच्छे लाए हो या कुछ अच्छा काम किया हो, आपने उसको कितना अप्रिशिएट किया? एप्रिसिएशन के टाइम पे आप बस 2 मिनट शाबाश बोल के बात खत्म कर रहे हो, लेकिन जब उसने गलत किया है तब आप उसको कितना रूडली उसके साथ बिहेव कर रहे हो। आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा बिल्कुल नहीं मानते, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अलग सा माहौल बन चुका है घर का। इसकी जिम्मेदारी बच्चों की नहीं, आपकी है। आपने वैसा माहौल क्रिएट कर रखा है, आपने बच्चों पे चिल्लाया और अब वो तुम पे चिल्ला रहे हैं, सब गलती आपकी है। तो पेरेंट्स को बच्चे ने जब भी कोई अच्छा काम किया तो उसको अच्छे से मतलब ट्रीट कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, है ना। उसका जो मोरल है उसको कभी भी डाउन मत होने दीजिए। बच्चे का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर उसकी मदर और फादर है, उसके बाद बाकी लोग आ जाते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन गैप। आज कितने ही पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। आपने कितनी बार बच्चे को पूछा कि बेटा काफी देर से तेरे साथ बात नहीं हुई, आधा बैठ, कैसा चल रहा है, स्कूल में क्या माहौल चल रहा है, टीचर्स कौन से अच्छा पढ़ा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल तो बढ़िया है ना, ये सब बातें पूछ रहे हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट पूछा जाता है आज क्या हुआ स्कूल में, अपना होमवर्क दिखा, अपनी कॉपी दिखाओ। और टीचर्स भी नोट लिख रहे हैं पेरेंट्स के लिए। बच्चा वो नोट अब साइन करा के ना ले अगर स्कूल, तो टीचर मारेगा, और घर पे दिखा दे तो माँ बाप मारेंगे। तो वो करे क्या? आपने काउंसलिंग की बच्चे की? आपने बच्चे को पूछा कि बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है, पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही है, रीजन क्या है, रीजन तो बताओ। मैं सिंपल से आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप 2 मिनट के लिए बच्चे बन जाओ। आप ऐसा सोचो कि आप जैसे ही आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले लाड प्यार से नाजों से आपको पाला गया, आपको जमीन पे कदम नहीं रखने दिए जाते थे, ज्यादा चलाया नहीं जाता था, बच्चा थक जाएगा, गोद में घुमाया जाता था, बड़े ही लाड प्यार से सब प्यार करते थे। अचानक से उस बच्चे की जिंदगी में एक दिन आ रहा है, उसको एक गाड़ी में ले जाया जा रहा है और एक बिल्डिंग के अंदर धकेला जाता है और माँ बाप भाग जाते हैं। स्कूल, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ा?
क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटे की मेंटल हेल्थ पे कि अचानक से ये लोग मुझे इतना प्यार करते थे, अचानक से कि बिल्डिंग में छोड़ के जा रहे हैं और वो बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे पता है कि पेरेंट्स को भी बुरा लगता है, और वहां पे उस बच्चे को कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी चीज है। आपने पढ़ाई का महत्व नहीं बताया, आपने उसको पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है वो नहीं सिखाई। जबरदस्ती उसको स्कूल में भेजा, जबरदस्ती उसे बोल रहे हो पढ़। उसका इंटरेस्ट तो जानो, उसकी काउंसलिंग तो करो, उससे ढंग से बात तो करो। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं। अब जाके महंगी महंगी फीसें दे रहे हो, बच्चे को भेज रहे हो कोचिंग सेंटर्स में, एक बार भी आपने उसको काउंसलिंग करवाई बच्चे की कि बच्चे की क्या हॉबीज हैं? आप तो खुद भी बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा आपका है, मुझे पता है कि आप अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं करना चाहते, कोई पेरेंट अपने बच्चे का गलत नहीं सोचता, लेकिन अच्छा करने के पीछे वो कितना गलत कर रहे हैं थोड़ा सोच लें। वो अच्छा करने के पीछे क्या क्या कर रहे हैं वो थोड़ा वो भी सोच ले, उस पर भी ध्यान दें। नेक्स्ट चीज है कंपैरिजन। ये सबसे बड़ी बीमारी है। पेरेंट्स क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से पूछा ना कि बेटा पेरेंट्स से क्या प्रॉब्लम है, वो एक ही चीज बोलते हैं, जब देखो तब कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि उसका बच्चा देखो क्या, वो देखो क्या, वो तो आप क्या। आपको मैं एक चीज बोलूं, आपको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील होगी। कभी आपको आपके बच्चे ने ये कहा कि फलानी अंकल जो है इतने पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों को ये दिलाते हैं, आपने क्यों नहीं दिलाया? अगर बच्चे कंपैरिजन करना शुरू हो गए तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट रह जाएगी? कंपैरिजन आप ही सिखा रहे हो उन्हें। अब जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो वो ठीक ठीक यही चीजें आपको रिवर्स में देंगे। तो पेरेंट्स जो है कंपैरिजन को कम करें। बच्चे की लड़ाई खुद के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। दूसरे को हरा के उसको कोई फायदा नहीं होगा। आप कंपैरिजन से बचो, आप बच्चे को मोटिवेट करो, उसको कंपैरिजन करके उसको एम्बैरेसमेंट फील मत करवाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव टॉक। मैंने खुद देखा है कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भला बुरा, इतना भला बुरा बोलते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, पैदा ही क्यों हुआ। ये सब चीजें पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये सब चीजें जो आप उसको बोल रहे हो, वो तो बच्चा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे की जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, और बिगाड़ने पे आ जाए तो सर्वनाश का कारण भी पेरेंट्स ही हैं। आपको मॉरल सपोर्ट करना है। नेगेटिव टॉक गलती से भी मत करो। आप बच्चे को पूछो क्यों नहीं हो पा रहा है, कहां पे दिक्कत आ रही है, हम हेल्प करेंगे। मोटिवेट करो, उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, ना कि उसको ये बोलो कि तुझसे नहीं होगा, तू नालायक है, और ये नेगेटिव टॉक आप नेगेटिव एनवायरनमेंट कर रहे हो। वो तो बच्चा है, आप तो बच्चे नहीं हो। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि कई बार खुद से कुछ नहीं हो पाया, बच्चे से क्यों नहीं हो रहा है। थोपो मत उस पे मत थोपो। थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखा जाए कि हम बचपन में कैसे थे, उनसे भी बदतर थे। ठीक है, तो पेरेंट्स को जो है इन चीजों का खास ध्यान देना है, क्योंकि वो तुम्हारा ही बच्चा है। और बाद में वही पेरेंट्स फूट फूट के रोते हैं जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, उसका रीजन जो है ना, स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है 2 रीजन की वजह से, पेरेंट्स, टीचर। बच्चा बच्चे की वजह से सुसाइड नहीं करता। जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आए वो कभी कम नंबर वाले को नहीं बोलता कि यार तेरे कम देख, तेरे कितने कम है, मेरे कितने ज्यादा है। बच्चे आपस में कभी नहीं झगड़ते इन चीजों पे, पेरेंट्स झगड़ते हैं, टीचर्स झगड़ते हैं कि देख लो वहां का रिजल्ट कितना अच्छा आ गया। लास्ट चीज है बी अ रोल मॉडल। आपको ये बात जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मैंने काफी बच्चों से पूछा कि आपको अपने फादर के जैसा बनना है, मदर के जैसा बनना है। उनका साफ साफ आंसर आता है नहीं। वो कहते हैं कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम वैसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे जैसा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, हम कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां कर रहे हैं। कुछ केसेस में, मैं सब पेरेंट्स को नहीं कह रहा, कुछ केसेस में पेरेंट्स जो हैं, मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा करने के चक्कर में वो बहुत गलत करने लगे हैं। बच्चे का बहुत अच्छा सोचने के चक्कर में, फ्यूचर के चक्कर में वो उसके प्रेजेंट को जो है ना बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। आप फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो बच्चे के, प्रेजेंट में आग लगा के फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। इस चीज को समझो, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। और रोल मॉडल बनिए। आपका बच्चा जो है आपके एग्जांपल्स से, आपका बच्चा जो है वो आपसे भागे ना। तो इतनी छोटी सी मेरी अपील थी पेरेंट्स से कि वो इन सब चीजों का ध्यान दें, बच्चों के साथ पॉजिटिव टॉक करें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को पूछें कि आपकी हॉबीज क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, वो सब चीजें। आप देख रहे हो कि ये जो एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हो रहा है ना, खासकर कंपटीशन का जो दौर आ रहा है, इस कंपटीशन के दौर में ना सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है।
क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस, इसी वजह से तो स्ट्रेस हो रहा है। अगर पेरेंट्स और टीचर ये दोनों बढ़िया काम करना स्टार्ट कर देना तो बच्चे की जिंदगी जो है वो कभी जहन्नुम नहीं बनेगी। तो इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, तो इन चीजों का वो खास ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट बात है वो बात आती है रिस्पेक्टेड टीचर्स की। टीचर्स को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, टीचर्स को बस छोटी सी बात कहूंगा कि टीचर्स एक चीज का ध्यान रखें। वो क्या चीज है कि टीचर्स अपने प्रोफेशन को पहचानें कि उनका प्रोफेशन है क्या। मैं टीचर्स को क्रिएटर कहता हूं, है ना। वो कहते हैं ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, उसी तरह से टीचर्स जो है ना वो फ्यूचर को रच रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो फ्यूचर को बना रहे हैं। तो वो अपनी पावर को पहचाने और उसका सार्थक उपयोग करें, वो अपने प्रोफेशन को पहचाने। टीचर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर स्टूडेंट डर रहा है, अगर स्टूडेंट ये दुआ कर रहा है ऊपर वाले से कि आज ये टीचर ना आए, तो वो टीचर कैसा है? अगर स्टूडेंट्स आपसे भाग रहे हैं तो टीचर मैं नहीं समझता कि वो टीचर है। एक छोटी सी एग्जांपल टीचर्स के लिए, एक सीख है, थिंक लाइक अ स्टूडेंट बट एक्ट लाइक अ टीचर। आपने सोचना बच्चे की तरह, बच्चा बन जाओ। टीचर्स को एक ही सजेशन है कि बच्चा बन जाओ। ये बच्चा कैसे सोच रहा होगा अभी, और जब आपने उसको एक्ट करना है, जब आपने उसको समझाना है, तो उस टाइम पे टीचर बनो। और मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। सोचते तो वो टीचर की तरह है, जब एक्ट करना है तो वो बच्चा बन जाएंगे। ये हाथ कैसे रखा है, सीधा रखो, ये क्या किया है, बच्चों की तरह शाउटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इस चीज पे काम करना पड़ेगा, इस चीज को खास ध्यान में रखो। टीचर एंड पेरेंट्स, आप दोनों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही दो जो हो बच्चों को स्ट्रेस से निकाल सकते हो। आप ही बच्चों की जिंदगी जो है बहुत अच्छी कर सकते हो, और आप ही जो है भारत को सुसाइड से बचा सकते हो। हमारा भारत जो है यूथ का देश है, यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं, मतलब सबसे ज्यादा यूथ यहीं पे है, और सबसे ज्यादा सुसाइड यूथ के अटेम्प्ट यहीं पे हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड, है ना। 17-18 साल के बच्चे सुसाइड। क्या नहीं हुआ? IIT नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? JEE नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? नीट नहीं हुआ। वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। आपने इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है उन सब चीजों को कि वो अपनी जान को उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते और वो अपनी जान दे देते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी इन चीजों पे, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, उन पे जो है ध्यान दिया जाए। और अब बात आती है स्टूडेंट्स की। मैंने एक प्रॉमिस स्टार्टिंग में किया था बच्चों से कि बेटा मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट अब मैं आपको दे रहा हूं। छोटी सी कहानी, ये कहानी जो है आपको याद रखनी है। इस कहानी को जब भी आपको टेंशन होगी ना, कहानी याद करोगे, टेंशन छूमंतर हो जाएगी। कहानी याद करोगे, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तो कहानी कैसे शुरू होती है, तो इत्मीनान से सुनो। कहानी शुरू होती है एक मूर्तिकार से। एक मूर्तिकार जो कि मूर्तियां बनाता था, है ना, भगवान की मूर्तियां बनाता था, काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। तो वो मूर्तिकार एक गांव में मूर्तियां बनाता था। उस गांव में मूर्तियों का काम खत्म हो गया, है ना। ऑब्वियसली एक एरिया है, वहां पे मंदिर वगैरह बन गए, तो अब उसकी मूर्तियां जो है वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब वो आदमी जो है उस गांव से दूसरे गांव जा रहा था। वो जो मूर्तिकार था वो शिफ्ट हो रहा था दूसरे गांव में, कि जहां पे उसको काम मिले करने के लिए। अब उस जमाने में जो है गाड़ियां तो थी नहीं, तो वो पैदल ही चल दिया। अपनी जो इक्विपमेंट्स थे जिससे वो मूर्तियां बनाता था वो सब लेके दूसरे गांव की तरफ चल दिया। तो चलते चलते रात हो गई, पूर्णिमा की रात थी, अच्छी सी चांदनी सी रोशनी थी। तो चलते चलते उसने एक जगह रेस्ट किया। काफी प्यारा सा एक पत्थर उसके सामने था। तो वो जब बैठा रेस्ट करने के लिए, तो उसके मन में एक थॉट आया कि इतना प्यारा और खूबसूरत पत्थर है और चांदनी रोशनी भी है, तो मैं क्यों ना इस पत्थर पे थोड़ी सी अपनी, मतलब जो अपना हुनर है वो दिखाना शुरू कर दूं, है ना। तो उसने स्टार्ट कर दिया, छेनी हथौड़ी के साथ एक मूर्ति बनानी स्टार्ट कर दी। तो उसने प्यारी सी एक मूर्ति बना दी। माँ दुर्गा की मूर्ति बना ली, इसको मान लो। माँ दुर्गा की मूर्ति उसने बनाई, प्यारी सी। सुबह तक उसने मूर्ति शूर्ति तैयार कर ली। तो अब वो चले गया जिस गांव में उसको जाना था। तो वहां पे जाके वो रूम शूम का अरेंजमेंट हो गया सब कुछ। और वहां पे गांव में जो पंचायत थी वो चर्चा कर रही थी कि हमें गांव में एक भव्य मंदिर बनाना है, एक अच्छा सा मंदिर बनाना है। और वहां पे एक आदमी ने सुझाव दिया कि पास के ही गांव का एक मूर्तिकार है जो वो अभी शिफ्ट हुआ है हमारे गांव में, जो कि बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। तो वो आया हुआ है, उससे मिला जाए और मंदिर का निर्माण किया जाए। तो जो मुखिया थे उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, तो बुलाया जाए उसे, मूर्तिकार को। तो मूर्तिकार को बुलाया।
जब मूर्तिकार आया, मूर्तिकार से कहा गया कि ऐसे ऐसे हमारा प्लान है, मंदिर हमने बनाना है, तो आप मूर्ति बनाइए। अब मूर्तिकार ने उनको एक सुझाव दिया, कहा कि मूर्ति तो मैं बना दूंगा, लेकिन जब मैं आ रहा था रास्ते में तो वहां पे मैंने एक मूर्ति बनाई हुई है जो कि रास्ते में पड़ी हुई है। अब एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चलिए मेरे साथ और उस मूर्ति को देख लीजिए। अगर आपको वो मूर्ति अच्छी लगती है तो वही मंदिर में बिठा देंगे, उस मूर्ति को भी मंदिर मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मैं फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। ऐसे तो वो नहीं चलते। तो अब फ्री ऑफ कास्ट जब सुना तो सब दौड़ पड़े। अब मूर्तिकार के साथ गए। अब वहां पे जब उन्होंने वो खूबसूरत सी मूर्ति देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मूर्ति तो यही है, ऐसी मूर्ति तो हमें चाहिए थी। तो उन्होंने वो मूर्ति उठाई। अब उस मूर्ति के साथ में एक पत्थर भी पड़ा हुआ था, वो भी उठाया। दोनों को उठा के मंदिर में ले चले। मंदिर बन गया, मूर्ति लग गई, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और जो दूसरा पत्थर उठाया था उसे मंदिर के प्रांगण में लगाया गया बाहर, ताकि लोग आए। लोग आते हैं और नारियल फोड़ते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में वहां पत्थर लगा होता है तो वहां नारियल फोड़ते हैं। और अंदर भी मंदिर है, मूर्ति लगी हुई है। अब थोड़ी हाइपोथेटिकल है, अब समझो इसको। अब जो बाहर का पत्थर है ना, वो रोना शुरू हो गया और वो रोते रोते अंदर के पत्थर को कह रहा है कि ये अंधे लोग हैं, मैं भी पत्थर हूं, तू भी पत्थर है। तुझ पे आके हार चढ़ा रहे हैं, है ना, फूल चढ़ा रहे हैं, खाने की नई नई चीजें दे रहे हैं, धूप जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। वो मैंने क्या कुकर्म किए थे, मुझ पे आके ये नारियल फोड़ रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा, मैं कब तक बर्दाश्त करूं इस चीज को। तो अंदर से हंस के आवाज आती है उस मूर्ति से और कहा जाता है कि याद कर वो चांदनी रात जब मूर्तिकार आया था, उसने सबसे पहले छेनी तुझ पे चलाई थी। सबसे पहले वो तुझे गढ़ना चाहता था और तूने उस टाइम पे कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आराम से अपनी नींद कर रहा हूं, मुझे तंग मत करो। और उसके बाद मूर्तिकार ने मुझ पे गढ़ना शुरू किया। मुझे भी तब दर्द हो रहा था, मुझे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया उस तकलीफ को। सेम इसी तरह से बेटा, वो मूर्तिकार कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स। वो मूर्तिकार कौन है? तुम्हारे टीचर्स, जो तुम पे बार बार वो प्रहार कर रहे हैं, बार बार तुम्हें भला बुरा बोला जा रहा है। वो क्यों बोला जा रहा है? वो तुम्हें उस मंदिर की मूर्ति बनाना चाहते हैं। अब जो बच्चा पेरेंट्स का बुरा मान रहा है, टीचर्स का बुरा मान रहा है कि ये मुझे इतना ज्यादा काम दे रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं, वो आप ही के लिए कर रहे हैं। वो आपको उस मंदिर की मूर्ति बनाना चाहते हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो याद रखना, आप वो पत्थर बन जाओगे जो मंदिर के प्रांगण में लगा था, जिसपे लोग आके नारियल फोड़ रहे थे। अब उस एक रात की चोट थी सिर्फ, अगर उसने बर्दाश्त कर ली होती तो मंदिर के अंदर लग गया होता। सेम उसी तरह से आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपको भी टीचर समझा रहे हैं, आपको भी पेरेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। अगर आप नहीं मानोगे तो आप बाहर का पत्थर बन जाओगे। अगर आप मान जाओगे तो मंदिर की मूर्ति बन जाओगे, पूरी जिंदगी आराम से रहोगे। सेम ये कहानी अपनी लाइफ में अप्लाई करो, इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती। ये कहानी अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करो और जब भी टीचर बोले, जब भी पेरेंट्स बोले, तो समझ जाना कि ये क्या बनाना चाहते हैं मुझे। और अगर नहीं समझोगे बेटा तो पूरी जिंदगी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। लोग आएंगे तुम्हारे सर पे नारियल फोड़ेंगे। अब मर्जी तुम्हारी है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम आ रहा है बेटा, स्ट्रेस नहीं लेना, मजे से तैयारी करो, रिलैक्स होकर तैयारी करो। मुझे पता है कि टाइम कम है, बट आपको भी पता है बेटा कि अगर आप मेहनत करोगे, आपका इतना कैलिबर है कि आप आराम से एग्जाम को फोड़ लोगे। एग्जाम ही तो है, एक छोटा सा एग्जाम है, क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। मजे से पढ़ना स्टार्ट करो। पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं, टीचर्स जो भी बोल रहे हैं, आप ही के लिए बोल रहे हैं। ये मैसेज जो है टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए था। मुझे लगा कि मुझे अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीएम सर जो हैं इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरा भी कुछ दायित्व बनता है। तो ये मैसेज, छोटा सा मैसेज जो है हमारी फैमिली की तरफ से आपको ये गिफ्ट में है। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो, या आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए, प्लानिंग्स के लिए हमको कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।